हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ओनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और ये मेरा क्वालिफिकेशन है। आज मैं बात कर रहा हूँ आपका LDC ALP साइको टेस्ट के बारे में। ठीक है, LDC में कहीं पे ऑफलाइन एग्जाम होता है, कहीं पे ऑनलाइन एग्जाम होता है। जहाँ भी ऑफलाइन आपका साइको टेस्ट होता है उसमें आपका एक सेक्शन नया इंक्लूड किया गया है जिसका नाम है मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, इसी को दूसरा नाम से भी बोलते हैं, डेट इज मैकेनिकल कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट। इसका मार्केट में ना तो कोई बुक है, ना स्टडी मटेरियल है, ना कोई टेस्ट सीरीज है, ना कोई PDF है, और बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इसका प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो काफ़ी बच्चों के डिमांड पे मैं ये लेक्चर लाया हूँ। आप जितने भी बच्चे हो जिसे ऑफलाइन साइको टेस्ट देना है, इस लेक्चर को अच्छे से लास्ट तक देखना। आज के क्लास में मैं बात करूंगा आपका मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, ईच एंड एवरी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। कैसा आपका ये टेस्ट होता है, इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे आपको अप्रोच करना है, सब कुछ। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको बताया कि ऑफलाइन साइको टेस्ट का तैयारी कैसे करना है, उसमें कौन कौन सा सिलेबस होता है, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, सब कुछ। और उसी वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट का वीडियो बनाइए, है ना। आप देखोगे कमेंट से ये लोग भरे हुए हैं कि सर मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट का वीडियो चाहिए। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तब तक के लिए जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है। उसके बाद आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप दिया हूँ, उसको ज्वाइन करके वहाँ पे भी आपस में आप लोग डिस्कशन कर सकते हो। डेडिकेटेड ग्रुप है साइको टेस्ट का। ये आपका सिलेबस है जो अभी के टाइम पे पूछा जा रहा है आपका। ओके, ये सब आपको पता होगा। मैं बात करूंगा आज की क्लास में मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता क्या है आपका, देखो, आप ALP बनोगे, आप ट्रेन चलाओगे, तो ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें जांचा जाएगा कि आपको मैकेनिकल से रिलेटेड और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड डेली लाइफ का नॉलेज है या नहीं, है ना। आपको 25 मिनट में 66 क्वेश्चन रहेगा, सारा का सारा आपका फिगर बेस्ड रहेगा। ठीक है, ध्यान से समझना क्या बता रहा हूँ, सारा का सारा आपका फिगर बेस्ड होगा और उसको देख करके आपको आंसर करना है। यही है आपका मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब डेली लाइफ में कोई चीज अगर आप देखते हो तो उसको देख करके आप क्या समझते हो, है ना। और बेसिकली वो चीज आपका होगा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो इसी को मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। तो इतना आपको समझ में आया कि आपको 25 मिनट में 66 क्वेश्चन पूछा जाएगा और सारा का सारा क्वेश्चन आपका फिगर बेस्ड होगा। क्लियर है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इन परीक्षणों का उपयोग अक्सर उन भूमिकाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया में किया जाता है जिनमें मैकेनिकल तर्क और समस्या समाधान कौशल की आवश्यकता होती है ना। अब आपका क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा, देखो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का सिलेबस तो काफी ज्यादा है, सब कुछ तो बैठ के अभी से पढ़ोगे नहीं, है ना। आपको जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर फोकस करना है। तो आपका फोर्स एंड टॉर्क, है ना, लीवर, पुली, गियर, स्प्रिंग, इलेक्ट्रिकल सर्किट, हाइड्रोलिक्स टूल्स, ये सब पे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके अलावा कुछ जनरल कॉमन क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आप देखते ही आंसर करोगे। तो आपको सब कुछ डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, आपको उसी हिसाब से पढ़ना है ताकि आप एग्जाम में जाकर के सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर सही सही कर पाओ। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करूंगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में आपका कैसा क्वेश्चन पूछता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपका फिगर बेस्ड क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे समझो आपका 3 ऑप्शन होगा, कितना ऑप्शन होगा, आपका जो एग्जाम होगा वहाँ पे 3 ऑप्शन होगा, A, B और C। और ये C जो होता है, ये अगर A और B दोनों हो जाए आंसर, है ना, दोनों
या दोनों में से कोई नहीं, है ना, कोई नहीं, नाइदर। तो इस केस में आपका सी आंसर होता है। 3 ऑप्शन आपका होगा ए, बी और सी, और क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ रहेगा कि अगर दोनों है तो सी आंसर करना है, अगर दोनों में से कोई नहीं है तो भी सी आंसर करना है, ए है तो ए आंसर करना है, बी है तो बी आंसर करना है। अब मैंने आपको पहले बोला कि यहाँ पे सब कुछ आपको पढ़ना नहीं है, आपको हाउ टू अप्रोच मैं उतना ही सिखाऊंगा जिससे कि एग्जाम में आप अच्छा से स्कोर कर लोगे। यहाँ पे कॉमन सेंस लगाते हैं, सारा का सारा क्वेश्चन जो आप एग्जाम में बनाओगे वो कॉमन सेंस पे बनाओगे। ध्यान से देखो, ग्रे पहिया किस दिशा में घूमता है, यदि दोनों में से कोई नहीं हो तो सी चिन्ह लगाए, है ना। इन विच डायरेक्शन डज द ग्रे व्हील टर्न। अब आप कैसे समझोगे, तो एरो दिया हुआ है ना, आप ऐसे जाओ जाओ, कॉमन सेंस, तो ये आपका आगे जाएगा। ध्यान से देखो, अब ये जो ग्रे पहिया है वो किधर जाएगा, आप खुद सोचो, ये इसका मूवमेंट किधर है, ये जो आपका लाइन है इसका मूवमेंट किधर है, इधर है, हॉरिजॉन्टली दाहिने तरफ। तो ये दाहिने तरफ कैसे पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, जब आपका ये ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा है कहना क्या चाह रहा है? ठीक से देखो, मैं इसको घुमा रहा हूं, ऐसे जाएगा ना, ये जो है इसके साथ अटैच है, तो जैसे ये ऐसे जाएगा तो ये इसको इधर की तरफ पुश करेगा, है ना, जिसको अपने हिंदी भाषा में बोलोगे ठेलेगा, ढकलेगा, तो ये इधर जाएगा। और ये इधर कब जाएगा, जब आपका ये इधर जाएगा, है ना, ये गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका ए, ऐसे ऐसे, है ना, समझ में आया। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए। नहीं समझ में आया तो इसको रिपीट करो, और नहीं तो चुपचाप क्वेश्चन नंबर 2 देखो। जब ये लेक्चर खत्म होगा आप सब कुछ समझ चुके होगे। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये फंसा हुआ पोर्शन को देखो, जब मैं इसको ऐसे करके लूंगा तो ये इधर की तरफ इसको ठेलेगा, तो ये आपका इधर की तरफ आगे बढ़ेगा। उसी तरह से जब ये आपका ऐसे जाएगा तो ये इसको पुश करेगा, तो ये आपका आगे बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए। यहाँ पे आपको समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा गियर सबसे तेजी से घूमता है। अब इस क्वेश्चन में काफी लोग फंसेंगे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट बताता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जब पढ़ते हैं तो कंसेप्ट पे फोकस करते हैं। एक बार कंसेप्ट अच्छा होगा, सब कुछ सीख जाओगे, तो फिर गियर का क्वेश्चन देखोगे और आप आसानी से बनाओगे। सारा का नाम लिखा हुआ है, इसका नाम है गियर ए, इसका है सी, इसका है बी, इसका नाम मैं दे देता हूँ डी। ठीक है, ध्यान से देखना, एक है आपका ए, एक है आपका बी, एक है आपका सी, एक है आपका डी। तो नंबर ऑफ टीथ, इसका जो गियर का दांत है उसका संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से, एन बी से, एन सी से और एन डी से। और इसका जो स्पीड है उसको लिखते हैं डब्ल्यू ए, या ओमेगा ए, ओमेगा बी, ओमेगा सी, ओमेगा डी। ये क्या है आपका, यह है नंबर ऑफ टीथ, दांतों की संख्या। ठीक है, और ये क्या है आपका स्पीड। ये आपको समझ में आया। अब ये एक दूसरा का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, एक दूसरा का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर मैं एन ए बटे एन बी करूंगा तो आप बोलोगे ओमेगा बी बटे ओमेगा ए होगा। ये आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। अगर आप ये नहीं जानते हो तो मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पे बताता हूँ। आप ऐसे समझो, एक छोटा गियर है और एक आपका बड़ा गियर है, ऐसे समझो, है ना। इसका अपना एक दांत है, नंबर ऑफ दांत और नंबर ऑफ टीथ, और इसका भी अपना है। ठीक है, अब आप खुद बताओ
मैं बोलूँगा अगर ये एक रोटेशन लगाएगा, एक चक्कर लगाएगा ये बड़ा गियर, तो आप बोलोगे सर मान करके चलो इसमें दांत का संख्या है 50 और इसमें दांत का संख्या है 10, ऐसे समझो। तो मैं बोलूँगा बताओ कि अगर ये एक चक्कर लगाएगा तो ये कितना चक्कर लगाएगा। तो जब ये एक चक्कर लगाएगा तो इसका 50 दांत है, 50 टीथ है इसके पास, है ना, और इसके पास तो 10 ही है। तो जब ये एक चक्कर लगाएगा तो ये 5 चक्कर लगाएगा। तो क्या समझे, क्या समझे, दांत इसका कम था, नंबर ऑफ टीथ लेस है, तो स्पीड ज्यादा है ना। ये जब एक राउंड लगाता है तो ये आपका 5 राउंड लगाता है, 5 चक्कर लगाता है। तो आप क्या बोलोगे, इसका स्पीड कम है और इसका स्पीड ज्यादा है, आप यही बोलोगे ना। तो क्या समझे कि अगर नंबर ऑफ टीथ कम है तो स्पीड ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ टीथ और स्पीड एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है ना, एंटी प्रोपोर्शनल है ना। तो ये आपको समझ में आया, यहाँ से मैंने प्रैक्टिकली आपको समझाया, तो ये यहाँ से आपका आया। तो इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे फटाफट। अब मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और समझाता हूँ, अच्छे से देखना। एक छोटा सा गियर है और एक बड़ा सा गियर है, ठीक है, लेकिन ये एक शाफ्ट में अटैच्ड है। एक शाफ्ट में जैसे आटा चक्की मशीन वगैरह में देखते होगे अटैच्ड है। यहाँ पे दांत से टीथ से अटैच्ड था, यहाँ पे आपका एक शाफ्ट से अटैच्ड है। अब ये अगर एक राउंड मारेगा, 1 राउंड मारेगा, तो ये भी आपका 1 राउंड ही मारेगा। ये आपको समझ में आया, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर इस शाफ्ट को मैं एक बार घुमाऊंगा तो ये दोनों एक बार घूमेगा, ये शाफ्ट से अटैच्ड है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। शाफ्ट से ये बड़ा वाला गियर और छोटा वाला गियर दोनों अटैच्ड है। तो एक राउंड अगर शाफ्ट मारता है तो ये दोनों एक ही राउंड मारता है, मतलब छोटा गियर हो या बड़ा गियर हो, अगर ये शाफ्ट से अटैच्ड है तो स्पीड आपका सेम होगा। ये आपको समझ में आया। अब इसका कंसेप्ट, इस क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा टाइम लिया है, और ये क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ गए तो अब आप सारा क्वेश्चन बना लोगे। इसका बेनिफिट अब आपको आगे दिखेगा। आपको एग्जाम में कैसे बनाना है, शॉर्टकट में आप बोलोगे ये इसका नंबर ऑफ टीथ काफ़ी ज़्यादा है, इसका कम है, तो ये फास्ट होगा। सपोज करो इसका स्पीड 10 है तो इसका 20 होगा, इसका 20 है तो इसका भी 20 होगा, और इसका 20 है तो इसका 30 होगा। ये 10, 20, 30 जस्ट अ नंबर, ये मैं दिखा रहा हूँ छोटा बड़ा के रेफरेंस में, है ना, समझाने के लिए आपको। कि मान लेते हैं इसका 10 है, इसमें नंबर ऑफ टीथ ज़्यादा है, इसमें नंबर ऑफ टीथ कम है, तो इसका स्पीड ज़्यादा होगा। मान लेते हैं इसका 20 होगा, इसका 20 है, 20 है, और ये ग्रीन वाला एक शाफ्ट में है तो इसका भी 20 ही होगा, और इसका टीथ ज़्यादा है, इसका कम है, तो इसका हो सकता है 20 से ज़्यादा 30 होगा, तो इसका ज़्यादा होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक नंबर के हेल्प से भी समझ सकते हो, ठीक है। चलो इसका बताओ। अब इसका भी थोड़ा सा कंसेप्ट बताते हैं, याद रखना, जैसे मैं यहाँ पे ही समझाता हूँ। अगर एक ये है ना, और एक इसी के साथ आपका ये है, तो अगर एक को इधर घुमाएंगे, ध्यान से देखो, अभी आपको समझाए थे, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। तो ये जब ऐसे जाएगा तो ये ऐसे जाएगा, दोनों एक लाइन में ही आएगा। ये ऐसे जा रहा है तो ये भी ऐसे ही जा रहा है, तो ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये आप समझे। तो अब मान करके चलो ऐसे करके बहुत सारा है ना, तो फिर उसी तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज गया तो ये ऐसे क्लॉकवाइज होगा। अब ये क्लॉकवाइज आया तो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आएगा। इसको अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखो, ये क्लॉकवाइज ऐसे आया है, ऐसे, तो ये ऐसे जाएगा, है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ये क्लॉकवाइज हुआ। तो यहाँ पे और इवन का कंसेप्ट आपको रखना है, जैसे ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज,
क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे ऑड को देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, आपको सारे का सेम डायरेक्शन है। मतलब क्या समझे, अगर और नंबर होगा तो सेम डायरेक्शन होगा और इवन नंबर होगा तो सेम डायरेक्शन होगा। देखो है ना। तो आप नंबर काउंट करके भी आंसर कर सकते हो और नहीं तो आप एक एक करके भी आंसर कर सकते हो। अब यहाँ पे पूछा गया कि नारंगी गियर किस दिशा में घूमता है, तो आप देखोगे ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो ये होगा आपका क्लॉकवाइज, ये हुआ क्लॉकवाइज, तो ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज आंसर। ठीक है, ऐसे भी समझ में नहीं आता है, ऐसे भी समझ में नहीं आता, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। नंबर ऑफ गियर 1 2 3 और नंबर आया, और नंबर है ना, तो जो ये था वही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, नारंगी गियर किस दिशा में घूमता है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 गिनोगे लेकिन गलत हो जाएगा, नारंगी गियर साइड में नहीं है, नारंगी गियर बीच में दे दिया है। तो आपको स्टेप वाइज करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया ये है आपका क्लॉकवाइज, तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये होगा क्लॉकवाइज, है ना, तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे करके आप आंसर करोगे, एक को पकड़ोगे और उल्टा करते चले जाओगे, क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी करते चले जाओगे, है ना। अब आप सीख चुके हो, जब मैंने क्वेश्चन 1 या 2 बताया तो आपको लग रहा होगा मैं काफ़ी टाइम ले रहा हूँ, लेकिन अब आप सीख चुके हो। अब आप क्वेश्चन देखोगे और 1 से 2 सेकेंड में आंसर करोगे। क्वेश्चन नंबर 5, अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट है, अच्छे से समझना, यहाँ पे भी समझा देता हूँ। ऐसे करके आपका गियर होगा, ठीक है, अच्छे से समझ लेना, काम आएगा। कंसेप्ट स्ट्रांग रहेगा तो क्वेश्चन बना लोगे। ऐसे करके आपका गियर है, ठीक है। एक बेल्ट के साथ, जैसे आप लोग मशीन वगैरह जनरेटर वगैरह में देखते होंगे, अटैच है, और ये भी अटैच है लेकिन ये क्रॉस में है, ये ऐसे है, ठीक है, क्रॉस में ऐसे, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसको समझाने के लिए कॉमन सेंस लगाओ आप। मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, आप देखना, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा। अब आप बताओ, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज ही है। देखो ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना है आपको, समझाने के लिए मैं टेक्निक बता देता हूं। ऐसे करके देखो, अब आप इसको देख करके बताओ, ये एंटी क्लॉकवाइज है लेकिन यहाँ पे देखो ये क्लॉकवाइज हो गया। तो आप क्या समझे, अगर सिंपल फीता रहेगा, सीधा आपका बेल्ट रहेगा तो डायरेक्शन सेम होगा दोनों का, और अगर बेल्ट को क्रॉस कर देते हैं तो आपका दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। एक बार फिर से देखो, ये आपका है, आप एक लाइन को फॉलो करो, ऐसे करके आप फॉलो करो, आप समझ जाओगे। मैं बोलूँगा इसका डायरेक्शन बताओ तो आप बोलोगे सर एंटी क्लॉकवाइज, और इसका बताओ एरो देखो, आप बोलोगे सर एंटी क्लॉकवाइज, सेम है। इसमें भी सेम चीज करते हैं, सेम चीज करते हैं। मैं बोलूँगा इसका डायरेक्शन बताओ, सर बोलोगे आप सर एंटी क्लॉकवाइज। मैं बोलोगे यहाँ बताओ, बोलोगे सर क्लॉकवाइज। तो बेल्ट को मैंने क्रॉस किया तो डायरेक्शन चेंज हो गया, और बेल्ट अगर मेरा सिंपल है, स्ट्रेट है, सीधा है, तो मेरा डायरेक्शन सेम है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, नारंगी गियर किस दिशा में घूमता है, तो डायरेक्ट नारंगी गियर का तो आंसर करेंगे नहीं, जो दिया है वहां से निकालेंगे। तो ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज, क्रॉस है तो ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज।
ध्यान से समझना, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये होगा क्लॉकवाइज। अब ये क्लॉकवाइज हुआ, तभी मैंने आपको सिखाया था ये दोनों एक साथ है, तो ये आपका देखो ऐसे ये क्लॉकवाइज, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है ना, और ये एंटी क्लॉकवाइज तो फिर ये क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज, तो ये दोनों एक साथ है सीधा बेल्ट में, तो ये भी क्लॉकवाइज, तो आंसर क्लॉकवाइज। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ में आया? चलो फटाफट कैसे करोगे देखो, ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये क्रॉस है बेल्ट, तो ये होगा क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज हुआ तो दो टच है, तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो ये होगा क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज हुआ तो ये दोनों एक ही बेल्ट पे है, तो ये भी आपका क्लॉकवाइज। तो आंसर देखो 25 मिनट मिलता है 66 क्वेश्चन के लिए, मोटा मोटी मान सकते हो आप, आपको 22 सेकेंड मिलेगा पर क्वेश्चन, तो ये कम नहीं होता है, और ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए 5 से 8 सेकेंड काफ़ी है ना। बस कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ऐसा ही क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए रैक और पिनियन प्रणाली में रैक किस दिशा में घूमेगा, विच डायरेक्शन विल द रैक मूव इन द रैक एंड पिनियन सिस्टम शोन इन द फिगर। अब ये रैक के बारे में आपसे पूछा गया है, तो ये देखो ये है क्लॉकवाइज, तो ये एक साथ है, तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। आंसर आ गया, अभी मैंने बताया ये ऐसे जाएगा तो इसको ठेलते हुए लेके चला जाएगा सीधा, तो ये राइट में जाएगा, है ना। कितना आसानी से बना। जब आपका कंसेप्ट अच्छा होता है, कंसेप्ट स्ट्रांग होता है, तो आप क्वेश्चन इसी तरह से फास्ट बनाते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पे ये सब पढ़े होगे, कॉमन सेंस, आपको सब कुछ नहीं समझना है, कॉमन सेंस लगाना है। यहाँ पे पूछा गया कि एक पत्थर को दो अलग अलग तरीकों से खींचा जाता है, किस तरीके से पत्थर को खींचना आसान है। अ स्टोन इज ड्रैग्ड इन 2 डिफरेंट वेज, इन विच मेथड इज इट इजियर टू ड्रैग द स्टोन इफ इक्वल मार्क सी। अब आप खुद सोचो, जब आप इसको खींचोगे इसका मोशन जो है ये इधर होगा, अब कोई चीज भारी क्यों लगता है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, तो फ्रिक्शन आपका इधर होगा, इसी वजह से ना। तो आप स्ट्रेट खींच रहे हो, है ना, तो आपका सपोज करो फोर्स लग रहा है, तो जो आपका एफ बी है फोर्स, वही आपका इधर फ्रिक्शन फोर्स है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर आपका फ्रिक्शन फोर्स है, और यहाँ पे आपका सपोज करो ये एक है और ये एक है, तो ये आपका दो हिस्सा में आ गया, दो भाग में बट गया, है ना। तो यहाँ पे आपका एफ ए जो है ना, ये दो हिस्सा, ये एफ एफ जो है, ये अगर ऐसे 10 है, सपोज करो 10 न्यूटन है मान के चलो, तो ये 5 न्यूटन और ये 5 न्यूटन दो हिस्सा में बटा, और यहाँ 10 न्यूटन है, तो यहाँ भी 10 न्यूटन होगा। तो आप फोर्स लगा रहे हो यहाँ पे 10 न्यूटन का, लेकिन यहाँ पे आपका 5 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा, तो आसान कहाँ पे होगा बताओ, ए में, जहाँ पे पुली आ गया, फोर्स दो हिस्सा में बट गया, तो मेरा खींचना आसान हो गया। तो ऑप्शन आपका ए है, बी है और सी है। तो किस तरीके से पत्थर को खींचना आसान है, तो आंसर होगा ए, ठीक है, समझ में आया। चलो इसके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपका प्रीवियस क्लास में, फिर भी यहाँ पे शॉर्टकट में बताता हूँ। आप यहाँ पे इसको देख करके बताना, इस पेंडुलम का डायरेक्शन देख करके कि गाड़ी किधर जा रहा है, तो इसको कॉमन सेंस से आंसर करते हैं। वैसे तो फिजिक्स के हिसाब से बात करोगे तो ये जड़त्व के नियम का उदाहरण है। जड़त्व का नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है या गति में है ना, तो वो उसी दिशा में रहने का कोशिश करता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य फोर्स न लगाया जाए। ये एक तरह का लॉ ऑफ इनर्शिया हुआ। तो होता क्या है ना, जैसे आप बाइक चलाते हो, जैसे कोई आपका दोस्त बाइक चलाता है और आप बाइक के पीछे बैठे हुए हो, या आप बस में कार में बैठे हुए हो, ऐसे समझो। तो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होता है, तो कमर के नीचे का पोर्शन बाइक पे है, बाइक के सीट पे है,
गाड़ी आगे भागता है तो आपका सर पीछे जाता होगा, आप पीछे की तरफ झुकते हो। और जैसे ही वो ब्रेक मारता है, और आसानी से समझ सकते हो, जैसे ही चलता हुआ गाड़ी में ब्रेक लगता है तो आप आगे की तरफ जाते हो। ब्रेक लगा, गाड़ी रुका, आपका कमर के नीचे का पोर्शन रुका, लेकिन आपका कमर का ऊपर का पोर्शन आगे की तरफ जाना चाहता है। यह है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये अपोजिट काम करता है ना। तो ये पीछे कब गया होगा? जब ये आगे गया होगा। बस इसी से आंसर होगा। ठीक है, चलो इसका आंसर होगा ए। चलो क्वेश्चन नंबर 9। अब जैसे ये एक तरह का झूला है, पार्क वगैरह में देखे होंगे, ये टॉर्क पे काम करता है। ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है अच्छे से एक्सप्लेन करके, लेकिन इसको आप कॉमन सेंस से बनाओ। ये बच्चा अगर ये लंबा होगा ऐसे करके, तो ये बच्चा अगर यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ये बच्चा अगर यहाँ पे आ गया तो ये ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा? तो आप बोलेगा हाँ सर। ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये और ऊपर उठेगा, है ना। तो कॉमन सेंस पे बनाना है। सीसॉ को संतुलित करने के लिए कलाबाज को अपना शरीर किस दिशा में घुमाना चाहिए? तो इस दिशा में घुमाना चाहिए, तभी ये ऊपर आएगा। ठीक है, अब फिजिक्स में जाओगे तो उसी तरह से, जैसे ये 5 है और मान करके चलो ये 100 है, तो टोटल आपका 500 हुआ, है ना। और ये अगर 20 है ना, और मान करके चलो बच्चा जो है वो आपका 10 है, तो आपका 200 हुआ। तो 500 भारी है तो ये नीचे झुका हुआ है, तो 500 ये कब होगा? बच्चा तो 10 ही है, तो इसको 50 कर देते हैं। यहाँ से बच्चा तो 10 ही है, तो 10 गुना 50 फिर 500 हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हो। लीवर का ये क्वेश्चन हुआ एक तरह से। चलो क्वेश्चन नंबर 10। विच बॉल विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट? कौन सी गेंद पहले जमीन पे गिरेगी? इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा उसमें आप लोग आंसर सी मारना, है ना। आपको यही पूछा जाएगा। आप ये मान करके चलो कि एयर रेसिस्टेंस नहीं है यहाँ पे। अब ये रबर है, ये आपका स्टील है, ऊंचाई से गिरा रहे हैं। ठीक है, इसका ये फ्री फॉल का क्वेश्चन है। फ्री फॉल, मुक्त रूप से जो वस्तु गिरता है जमीन पर, वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है और प्रत्येक वस्तु समान गति से गिरती है। ठीक है, ये मान करके चलो। और अगर ये वैक्यूम होता तो रुई गिराओ या पत्थर गिराओ, सेम टाइम पे आपका गिरेगा। ये पढ़े होगे आप लोग। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे आपका चेक हो रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। मैंने पहले बोला पूरा फिजिक्स नहीं पढ़ना है, पूरा मैकेनिकल नहीं पढ़ना है, पूरा इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ना है, पूरा कंसेप्ट नहीं पढ़ना है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन बना के आना है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आप बराबर गिरेगा मार करके चले आना। क्वेश्चन नंबर 11। विच बॉल विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट? अब मैं यहाँ पे ए है मान करके चलो, ये रबर है और ये स्टील है ना। तो ये ऐसे गिरेगा, ये ऐसे गिरेगा, ठीक है। लेकिन गिरने का जो टाइम है ना वो सेम होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना वो कांस्टेंट होता है, ये आपको पता होगा। ये जो है आपका सीधा भी जा रहा है और धीरे धीरे नीचा भी आ रहा है ना। मतलब ये दोनों बॉल जो है वो आगे की तरफ भी जा रहा है और नीचे की तरफ भी आ रहा है। यहाँ से देखोगे तो इतना आगे गया ये, और ये इतना आगे गया और नीचे भी आया। तो ये फास्ट गया तो थोड़ा दूर गया, ये स्लो गया थोड़ा कम गया, फिर उसके बाद ये नीचे आया, ये भी नीचे आया, लेकिन जो टाइम लगेगा आपका वो सेम टाइम लगेगा। तो कंसेप्ट बस इतना ही याद रखना, भौतिक सिद्धांत फिजिकल प्रिंसिपल कि दो गिरती हुई वस्तुओं की मुक्त गिरने की गति हमेशा समान होती है, चाहे उसका आकार द्रव्यमान कुछ भी हो, है ना। ये फिजिकल प्रिंसिपल आपको याद रखना है कि द फ्री फॉल स्पीड ऑफ टू फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज आइडेंटिकल रिगार्डलेस द शेप साइज और मास। तो ऐसा क्वेश्चन देखोगे आंसर सी करोगे। चलो ये क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि बी का वजन ए के वजन से ज्यादा है तो आपको फंसाया जाएगा। कभी ए को भारी करेगा, कभी बी को भारी करेगा, आपको फंसना नहीं है। तो कौन सा वजन पहले जमीन पर पहुंचेगा? आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, आप लोग ये पढ़े हो W = mg
यहाँ पे ये भार है ना, वेट है आपका, यहाँ पे ये मास है, द्रव्यमान, और ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको बोलते हो गुरुत्वाकर्षण त्वरण, त्वरण ये बोलते हो। तो ये क्या है, ये एक स्थिरांक है जिसका वैल्यू होता है, ये कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कोई सा भी आपका मास हो, उसका जो ये भार है ना, वो गुरुत्वाकर्षण के वजह से जो नीचे की तरफ आता है, तो उसमें जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है। और यही एक रीजन है कि दोनों आपका सेम टाइम पे नीचे गिरेगा। इसीलिए मैंने बोला कि ज़्यादा आपको सीखना नहीं है अभी फिलहाल, आपको इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन होगा आपको आंसर करना है सेम टाइम पे। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर होगा सेम टाइम पे। ऐसा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आएगा आपके एग्जाम में, तो आप जल्दी जल्दी बनाओगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखो, हु विल नीड टू अप्लाई मोर फोर्स टू लिफ्ट द वेट, वजन उठाने के लिए किसे अधिक बल लगाना होगा। तो ये बच्चा जो है ना, ये हाथ से रस्सी को खींच रहा है, और ये बच्चा जिसको जैसे पतंग उड़ाते हो ना, ये एक एक्स्ट्रा आपका पुली है ना, जिससे ये खींच रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये आपका लीनियर है और ये आपका रोटेशनल है ना, रोटेशनल है, मतलब ये सीधा खींच रहा है और ये आपका घुमा के खींच रहा है। इसके अलावा आपको कोई और डिफरेंस समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा होगा। इसके वजह से कोई भी फोर्स जो है ना, वो दो भाग में बट नहीं रहा है ना, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, 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 ऐसे जा रहा है, मतलब कहीं भी बट नहीं रहा है। तो दोनों केस में आपका सेम फोर्स अप्लाई होगा, बल दोनों केस में बराबर लगेगा। सिर्फ ये रैखिक गति है और ये आपका रोटेशनल गोलाकार गति है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सी। ठीक है, ये आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे जैसा आपको मैंने बताया वैसे इसका आंसर करना है। पहिया किस दिशा में घूमेगा। अब ये शाफ्ट है, तो ये शाफ्ट है क्लॉकवाइज, तो ये जो आप देख रहे हो ये गियर, ये भी आपका क्लॉकवाइज होगा। मैंने बताया था ना कि अगर एक शाफ्ट को घुमाएंगे तो इसमें दोनों सेम ही घूमेगा। अब ये घुमा क्लॉकवाइज और ये क्रॉस बेल्ट है, क्रॉस किया हुआ है, तो ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। अब ये घुमा एंटी क्लॉकवाइज, अब ये दोनों शाफ्ट पे है तो ये भी होगा एंटी क्लॉकवाइज। अब ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज और ये दोनों सीधा बेल्ट में है, तो सीधा में तो सीधा होगा, तो ये भी होगा एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज है बी में, तो आंसर होगा बी। ऐसे करके बनाना है आंसर। अब क्वेश्चन 15, विच पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग हैज अ हायर स्ट्रेन ऑन इट, तार के किस भाग पर अधिक दबाव है। अब सिंपल, यहाँ पे मैं कहाँ पे खींच रहा हूँ, आपका ये ए है और आपका ये बी है, ठीक है, खींचते हैं यहाँ से। तो यहाँ से ध्यान से देखो, ये ऐसे गया हुआ पुली से, ये भी यहाँ से पुली से ही है, और ये भी यहाँ से पुली से भी है, और ये भी यहाँ से पुली से भी है। तो देखे होगे कोई भी चक्री में रस्सी लगाते हैं या रोप लगाते हैं किसी पुली में, तो पुली के वजह से कोई स्ट्रेन आता ही नहीं है ना। तो ए हो या बी हो, किसी पे स्ट्रेन नहीं आएगा, प्रेशर नहीं आएगा, दबाव नहीं आएगा पुली के वजह से, क्योंकि ये मूवेबल पुली है, मूवेबल पुली है आपका। ठीक है, घिरनी से जुड़ी डोरी को द्रव्यमानहीन और गैर खिंचाव योग्य माना जाता है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू अ पुली इज कंसिडर्ड टू बी मासलेस एंड नॉन स्ट्रेचेबल। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये इलेक्ट्रिकल का है आपका, कि इफ द रेड स्विच इज क्लोज्ड व्हिच बल्ब वुड लाइट अप।
यदि लाल स्विच बंद कर दिया जाता है तो कौन सा बल्ब जलेगा। अब यहाँ पे बंद करके देखते हैं। ये लाल स्विच है, इसको बंद करो। ये पावर सप्लाई है आपका, ये क्या है, पावर सप्लाई। ये प्लस है, ये माइनस है ना। यहां से करंट आएगा प्लस, यहां से करंट जाएगा आपका इस नोड में। यहाँ पे एक नोड है, यहाँ भी गया माइनस, यहाँ भी गया माइनस, यहाँ से आ गया प्लस, इसमें भी प्लस, इसमें भी। ये दोनों जलेगा और ये दोनों पैरेलल में है तो दोनों जलेगा। ये इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो जैसे ही लाल को बंद करेंगे तो दोनों जलेगा। यदि दोनों हो तो सी को चिन्ह लगाएं। ठीक है। पूरे इंडिया में जितना भी रेलवे जोन है, उसके अंदर में जितना भी रेलवे डिवीजन है, जहां भी ऑफलाइन साइको का एग्जाम होता है या होने वाला है, अगर आप लोगों को पता चले तो जो आपका जूनियर हो या आपका बैचमेट वगैरह हो, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए इस चैनल को रिकमेंड कर देना या इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उन्हें कुछ फायदा हो जाए और वो सिलेक्शन ले सके। अच्छा करोगे, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है, सीखने को मिल रहा है तो लाइक जरूर कर देना। और मैं लगभग 200 प्लस क्वेश्चन जो है ना मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट का, वो जो कोर्स है आपका ALP साइको टेस्ट का, उसके अंदर में डाल दूंगा। 3 PDF 4 PDF आई थिंक मैंने डाला हुआ है, 2-3 PDF और डालेंगे, है ना। सारा क्वेश्चन देख लो, बहुत सारा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, उसको पढ़ लेना और खुद से भी प्रैक्टिस करो आप लोग। और OMR शीट डाउनलोड करके OMR शीट पे आपको प्रैक्टिस करना। मैं सब कुछ आपको यहाँ पे दिखा दूंगा इसी वीडियो में। या एक काम करते हैं, आप लोग देख ही लो, जो आपका ये साइको टेस्ट का कोर्स है, यहाँ पे जब आप जाते हो तो इसमें जाने के बाद इस PDF पे जाना और इस PDF में इम्पोर्टेंट LDC साइको टेस्ट ऑफलाइन एग्जाम OMR शीट PDF डाउनलोड एंड प्रिंट, है ना। तो इसको खोलना, एक PDF मैंने दिया हुआ है और इसमें ड्राइव लिंक किया हुआ है। तो यहाँ से आपका OMR शीट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लेना। यहाँ पे मैंने तीसरा पेज दिया हुआ है जिसको मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। इसका भी प्रैक्टिस आपको करना है। यहाँ पे पेज नंबर 3 में आपका मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट है ना। तो 25 मिनट में 66 क्वेश्चन है, तो आपको प्रैक्टिस करना है OMR शीट पे। क्लियर। और बाकी सारा सेक्शन का भी आपको प्रैक्टिस करना है OMR शीट पे। एक बार प्रिंट निकाल लेना, बाकी 10, 20, 25, 50 जितना भी मन हो आप लोग जेरॉक्स करवा लेना और उसके बाद इसका आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट सेट 1, 2, 3, 4 मैंने दिया हुआ है, तो आप लोग इसको देख लेना। इसी में सेट 5, 6, 7, 8 आता चला जाएगा। और ये ग्रुप है, इसमें सिर्फ साइको टेस्ट वाले बच्चे हैं, है ना। तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। देख रहे हो, सब अनलिमिटेड एजुकेशन वाले बच्चे हैं जो दिन रात अपना डिस्कशन करें। और आप लोग ऑफलाइन एग्जाम का तैयारी करें तो आप लोग कोशिश करना मोबाइल ऐप का यूज करने का, मोबाइल ऐप से करना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं जल्दी जल्दी। हाउ मेनी लैंप विल बी लिट इफ स्विच 1 इज क्लोज्ड। यदि स्विच 1 बंद कर दिया जाए तो कितने लैंप जलेंगे। अब यहाँ पे बंद करने का मतलब है चालू कर देना, मतलब स्विच ऑन कर देना। कंफ्यूज मत करना, स्विच 1 बंद कर दिया जाए, ये स्विच है, यहाँ पे ये भी खुला हुआ है मतलब ऑफ है ना। इसको बंद कर दिया जाए मतलब क्लोज कर दिया, मतलब स्विच ऑन कर दिए, स्विच दे दिए। ठीक है। तो कौन सा लैंप जलेगा। अब यहाँ पे नोड देखो, सबसे पहले आपको नोड पता करना है। मान करके चलो ये नोड 1 है आपका A, यहाँ पे है नोड आपका B और एक है आपका नोड C। ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा, यही A यहाँ के लिए भी है, इस लैंप के लिए भी यहाँ A ही हुआ, है ना। और इस लैंप के लिए भी ये A ही हुआ, है ना। और इस लैंप के लिए ये C हुआ, है ना। ऐसे आपको समझना पड़ेगा। अब ये चालू है तो प्लस आपका देखो कहाँ कहाँ जा रहा है। अब इसमें लैंप 1 में C, अब C आपका ये नोड है, C ये बंद है आपका, तो C जाएगा ही नहीं, ना तो इसमें जाएगा और ना तो इसमें जाएगा, है ना। तो ये दोनों आपका जलेगा ही नहीं। B जो है वो यहाँ से जा रहा है इसमें और A यहाँ से
इसमें आ रहा है, तो इसको तो ए और बी दोनों मिला तो ये जल जाएगा। लेकिन इसको ए मिला लेकिन सी नहीं मिला। सी कहाँ से मिलेगा आप ही देखो, यहाँ से गया, यहाँ बंद है, यहाँ बंद है, इसको सी मिला ही नहीं, इसको सी मिला ही नहीं। तो नोड से समझोगे तो आसान होगा। तो इसमें सिर्फ एक ये जलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका लैंप 2, आपका लैंप 2 जलेगा। अब यहाँ पे ये लैंप 1 और लैंप 2 से कंफ्यूज मत करना, ये लैंप 1 लैंप कह सकते हो, ऐसे है क्वेश्चन 1 लैंप और ये है आपका 2 लैंप, 2 लैंप। तो क्योंकि यहाँ पे 3 लैंप है, लैंप 1 है, लैंप 2 है और लैंप 3 है, तो कितना लैंप जलेगा, क्वेश्चन देखो कितना लैंप जलेगा, है ना, हाउ मैनी लैंप, है ना। तो एक लैंप आपका जलेगा, तो एक लैंप, तो इसका आंसर होगा ए। क्लियर, ये आपको समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 18, इन द करंट स्ट्रक्चर स्विच 1 इज ऑन एंड स्विच 2 इज ऑफ, विच लैंप विल लाइट अप। वर्तमान संरचना में स्विच 1 चालू है, स्विच 2 बंद है। अब स्विच 1 चालू है, ये आपको समझना पड़ेगा, स्विच 1 चालू है और स्विच 2 बंद है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप लोग थोड़ा सा पढ़े होगे ना, तो ये एक जंप्ड वायर है और ये शॉर्ट कर जाएगा, कोई जलेगा ही नहीं, नाइडर। मतलब आपको ये क्वेश्चन देखना भी नहीं है। देखते होगे आप लोग बैटरी को अगर प्लस और माइनस से जोड़ देते हो एक ही तार से, तो वो शॉर्ट कर जाता होगा। ये V बराबर आई आर के कंसेप्ट पे काम करता है, I बराबर V बट्टे आर हुआ, और ये वायर के वजह से यहाँ पे R 0 हो जाता है, जिस वजह से करंट जो है ये इन्फिनिटी हो जाता है। मतलब इतना ज़्यादा करंट हो जाता है कि आपका वो शॉर्ट कर जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इस कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग इंटेलिजेंट होगे या कंसेप्ट जानते होगे तो डायरेक्ट बोलोगे कि ये जलेगा कैसे, ये तो यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट ही हो जाएगा। और अगर यहाँ से नहीं पकड़ पाते हो तो फिर से अगर इसको चालू करते हैं तो इसको और इसको तो मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ पे बंद है तो यहाँ से करंट मिलेगा ही नहीं, तो भी नहीं चालू होगा। अगर ये चालू है ये बंद है तो भी चालू नहीं होगा, है ना। दोनों तरफ से आएगा पावर सप्लाई, तभी तो बल्ब जलेगा ना। इस कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन डिजाइन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, किस पाइप से पानी अधिक दाब में बहेगा। अब आप लोग पढ़े होंगे P इक्वल टू रो जी एच, ये कांस्टेंट है क्योंकि ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। सपोज करो इसमें वाटर है तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ये आपका कांस्टेंट है H, P प्रोपोर्शनल टू H। अब यहाँ पे ये छोटा है साइज में और ये बड़ा है साइज में, इससे कोई मतलब नहीं, H दोनों का सेम है ना, तो प्रेशर सेम होगा, है ना। किस पाइप से पानी अधिक दाब में बहेगा, यदि दाब समान हो तो सी को चिन्हित करें। ये आप लोग पढ़े होंगे। हाइट अगर सेम होगा तो प्रेशर आपका सेम होगा। पास्कल्स लॉ भी पढ़े होंगे, है ना। ये पास्कल्स लॉ पे आपका क्वेश्चन है। थ्रू विच पाइप विल द वाटर फ्लो इन ग्रेटर प्रेशर, इफ प्रेशर विल बी द सेम, मार्क सी। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर फ्लोज थ्रू द बिग पाइप ऑन द लेफ्ट एंड there is no air in the system. The cross section area of each of the smaller pipe is exactly half that of the bigger pipe. What will be the velocity of the water flow in the smaller pipe? पानी बाएं ओर के बड़े पाइप से बहता है और सिस्टम में कोई हवा नहीं है। प्रत्येक छोटे पाइप का क्रॉस सेक्शन क्षेत्र बड़े पाइप के ठीक आधे हिस्से का है। छोटे पाइपों में पानी के प्रवाह का वेग क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को इस तरह से बना सकते हो कि जितना भी पानी, या ऐसे कह सकते हो मास फ्लो रेट, आप लोग इसको पढ़े होंगे, मास फ्लो रेट मतलब जितना पानी जाएगा उतना पानी निकलेगा, ऐसे समझो। अब इसका मान करके चलो क्रॉस सेक्शनल 10 है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ठीक आधा है, मतलब ये 5 है और ये 5 है, तो 10 से जा रहा है और 10 से ही निकल रहा है, 5 यहाँ और 5 यहाँ, तो आपका कोई दिक्कत ही नहीं है, वेग बराबर ही होगा, क्योंकि 10 गया और 10 ही बाहर आया। अगर 10 जाता और 5 निकलता तो उसका स्पीड दुगुना हो जाता। यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 5 निकलता तो स्पीड दुगुना होता, ये भी 10 होता। जितना घुसेगा उतना ही निकलेगा, जितना अंदर की तरफ आपका फ्लो रेट इनसाइड जाएगा उतना ही आउटसाइड जाएगा। तो एक होता तो वेलोसिटी दुगुना हो जाता, लेकिन 2 है ना, 5 और 5, तो 5 5 10, 10 गया 10 निकला।
तो क्या होगा, वेग आपका सेम ही होगा, तो बड़े पाइप के बराबर होगा। तो आपका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में बी। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द 3 फॉलोइंग डायग्राम इज करेक्ट। निम्नलिखित 3 चित्र में से कौन सा सही है। अब वहीं पे देखो, आप खुद बताओ प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होगा। मैंने अभी बताया ना, यहाँ पे इसको देखो, ऐसे ध्यान से देखो, ये हाइट देखो और इसका हाइट देखो, तो इसका प्रेशर ज्यादा होगा ना, ये ज्यादा होगा और इसका कम होगा। तो यहाँ पे एक रबर है, कुछ लगा दिए, तो ये प्रेशर ज्यादा है, तो ये इसको इस तरह से ठेल देगा, ये शेप बना देगा इसको, ये जबरदस्ती इधर की तरफ भागेगा, है ना। तो ये सही है। ये जब प्रेशर अलग अलग है, हाइट अलग अलग है, तो प्रेशर अलग अलग है, तो ये बराबर हो ही नहीं सकता है, ये गलत हो गया। यहाँ पे प्रेशर इधर ज्यादा है, तो ये तो इधर जाएगा ना, तो ये तो इसको ऐसे बना देगा, तो ये डायग्राम भी गलत है। तो ए है ना। कॉमन सेंस लगा के देखो तो आप आंसर करोगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 देखो। अब जैसे ये है, एक सिलेंडर है, इसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है, अब इसको गर्म करेंगे। अब आप ही बताओ, गर्म करोगे तो क्या होगा, गैस फैलेगा ना। इन विच डायरेक्शन विल द प्रेशर गॉज मूव इफ द क्लोज्ड ऑक्सीजन कनिस्टर इज हीटेड। इफ नाइदर, मार्क सी। यदि बंद ऑक्सीजन कनस्टर को गर्म किया जाए तो दाब मापी किस दिशा में घूमेगा। अब इसको गर्म करेंगे तो ये फैलेगा, ब्लास्ट कर जाएगा, ये काफी गर्म करोगे तो ये बाहर की तरफ ठेलेगा इसको, तो ये ए की तरफ, ये पिस्टन जो है ये ऊपर की तरफ भागेगा। तो आंसर होगा ए। ये समझ में आया। तो इसी तरह से सारा क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, कॉमन सेंस लगा लगा के। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दे रहा हूँ, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर कुछ घुमा के पूछे तो आप बना लोगे। और ये क्वेश्चन आपके लिए है ना। इसका कमेंट में आपको आंसर करना है, जो भी मैंने बताया। अब आप देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है और आपको उसका आंसर करना है। 3 cogwheels mesh in a gear train, in which direction should gear Y rotate to have gear X rotate counterclockwise? It can't be determined. Mark C. 3 कॉगव्हील एक गियर ट्रेन में जुड़े होते हैं। गियर एक्स को वामावर्त, इसको आपको वामावर्त घुमाने के लिए गियर वाई को किस दिशा में घुमाना पड़ेगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, आंसर करना। कर दिए तो इस टाइप का क्वेश्चन आप एग्जाम में आसानी से कर लोगे। मैंने काफी ज्यादा मेहनत किया है। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट कर देना, मेरे मोटिवेशन के लिए लाइक कर देना। और आपका ये ड्यूटी है कि जो लोग मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट का वीडियो खोजना चाहते हैं, उन्हें मिल नहीं रहा है, उन तक आप पहुंचाओ। डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मैंने दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर लेना और अपने प्रिपरेशन को जितना अच्छे से कर सकते हो उतना अच्छा से करो। प्रैक्टिस OMR शीट पे खूब करो। मोबाइल ऐप यूज करना साइको टेस्ट प्रैक्टिस के लिए, काफ़ी हेल्प मिलेगा। कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगा। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करते रहो। बाय, थैंक यू।